हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसके अंदर आज हम इसके इंट्रोडक्शन और लिटमस बिलियर, इसके साथ ही अम्ल एवं क्षारक की डिफिनेशन को आसान शब्दों में समझेंगे। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को देखने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल एवं क्षार एक ऐसे माध्यम या ऐसे पदार्थ होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की सहायता से हम किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे कि डेली यूज में होने वाले खाने के टेस्ट का हम अनुमान लगाते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने चारों ओर के वातावरण में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पदार्थों के स्वाद में होने वाले परिवर्तन उसमें उपस्थित अम्ल एवं क्षार या लवण के कारण ही होता है। इस परिभाषा से हमें सीख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ के वातावरण में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनके स्वाद में, जैसे कि किसी भी पदार्थ का खट्टा होना या उसका कड़वा होना, उसमें उपस्थित अम्ल, क्षार एवं लवण के कारण ही होता है। इसके बाद अब और हम पढ़ने वाले हैं लिटमस विलियन। प्यारे बच्चों, लिटमस विलियन एक प्रकार का ऐसा विलियन है जिसके माध्यम से यह हम कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ को जल में घोलने पर उसमें उपस्थित अम्ल एवं क्षारक की पहचान कर सकते हैं। यदि किसी भी पदार्थ में अम्ल है तो इस विलियन की सहायता से हम पहचान कर सकते हैं कि यह पदार्थ अम्लीय है। यदि इस पदार्थ में क्षारक की मात्रा बढ़ी हुई है तो इस विलियन की सहायता से हम ये पहचान कर सकते हैं कि इस खाद्य पदार्थ में क्षारक की क्वांटिटी या क्षारक की मात्रा बढ़ी हुई है, जिसे हम एक आसान शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं। लिटमस विलियन, प्यारे बच्चों, लिटमस विलियन वह विलियन है जो अम्ल एवं क्षारक की पहचान कराता है। बिना किसी माध्यम में इसका रंग बैंगनी होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्यारे बच्चों, लिटमस विलियन का जब किसी भी माध्यम जैसे कि अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम के बिना इसका रंग बैंगनी होता है। नोट, इस पॉइंट को हमें नोट करना है। यह विलियन लीचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जिसमें लिखा यह विलियन यानी कि लिटमस विलियन लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह पौधा ब्रायोफाइट के थैलस से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त यानी कि लिटमस विलियन के अतिरिक्त और भी कई हमारे प्राकृतिक सूचक हैं जो अम्ल एवं क्षार के संकेत या पहचान कराते हैं। जैसे कि इसके अतिरिक्त हल्दी है, पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया है का प्रयोग भी अम्ल एवं क्षारक सूचक के रूप में करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे थे लिटमस विलियन। अब हम समझने वाले हैं अम्ल। सामान्य परिभाषा के अनुसार, आम बोलचाल के अनुसार, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। प्यारे बच्चों, अम्ल अलग अलग प्रकार के पदार्थों में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारे सिलेबस में अम्ल की आर्हेनियस के अनुसार भी अम्ल को परिभाषित किया गया। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अम्ल की सामान्य एक जनरल परिभाषा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सामान्यतः अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में केवल एकमात्र अम्ल जिसका नाम सिरका, यानी कि प्राचीन काल में केवल सिरका नामक अम्ल से ही लोग परिचित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में केवल एक ही अम्ल है जिसे लोग भली भांति जानते थे, जिसका नाम सिरका या विनेगर कहा जाता है। लेकिन 11वीं शताब्दी में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लों की भी पहचान की गई।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामान्यतः खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। हम सभी जानते हैं जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ हो, जिसका स्वाद खट्टा होगा उसमें किसी प्रकार का अम्ल पाया जाएगा। जैसे एक हमारे पास पदार्थ है जिसका नाम है नींबू। नींबू में सिरका यानी कि सिरका अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। इसी के साथ दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंगूर है, टाटरी है, इन सभी में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक की परिभाषा। अम्ल एवं क्षारक बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक क्या होते हैं। आर्हेनियस ने अम्ल एवं क्षारक की किस प्रकार की डिफिनेशन या रासायनिक रूप से किस प्रकार से परिभाषित किया है, जिसे हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आर्हेनियस ने 1884 में इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल एवं क्षारक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। हमें याद रखना है कि आर्हेनियस ने किस सन में यानी कि 1884 में अम्ल एवं क्षारक को एक नई परिभाषा के साथ परिभाषित किया है। यहाँ पर हम आर्हेनियस के अनुसार सबसे पहले अम्ल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयन इसे हाइड्रोनियम आयन देता है तथा इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा धन आयन नहीं देता है। कहने का तात्पर्य है कि आर्हेनियस के अनुसार किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन इसमें अम्ल की मात्रा होगी, उसका जलीय विलयन केवल या एक पॉजिटिव आयन देगा यानी कि एक ही धन आयन देगा। इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा धन आयन नहीं देता है, जिसे हम एक समीकरण के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl से डिनोट करते हैं। जब इसे जल में यानी कि एक्वस किया गया, जल में मिलाया गया, तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl एक्वस में टूट जाता है। इसे हाइड्रोजन आयन और इसे क्लोरीन कहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा अम्ल हमारे पास है HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। जब इसे हमने जल में मिलाया तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव यानी कि NO3 नेगेटिव एक्वस जलीय विलयन में टूट जाता है। इन दोनों समीकरण से हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों समीकरण में इसमें भी एक H पॉजिटिव आयन और इसमें भी एक H पॉजिटिव आयन हमें दिखाई दे रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर्हेनियस के इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन केवल और केवल एक ही धन आयन देता है। इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा धन आयन नहीं देता है। अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन इसे प्रोटॉन कहते हैं, विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। यह जल के अणु से सहयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, किसी भी अम्लीय पदार्थ को जब जल में घोला जाता है तो जल में घुलने के बाद उसका हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जैसे कि H पॉजिटिव आयन को जब जल में घोला जाता है तो ये H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी समीकरण HCl हाइड्रोक्लोरिक को जब जल में घोला जाता है, ये H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl क्लोरीन नेगेटिव आयन देता है। इससे हम एक समझ सकते हैं और एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं रह सकता है। यह जल के एक अणु से
क्रिया करके या जल के एक मॉलिक्यूल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ देता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस के अनुसार क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं। प्यारे बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वह पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन केवल और केवल हाइड्रॉक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन देता है। इस आयन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा ऋण आयन नहीं देता है, क्षारक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, क्षारक की अलग अलग, हर एक क्षारक की अलग अलग विशेषता होती है। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन क्षारकों को हम क्षार कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों को हम क्षार भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आर्हेनियस के अनुसार क्षारक को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वह यौगिक या पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रॉक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन देता है। इस आयन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा ऋण आयन नहीं देता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा ऋण आयन नहीं देता है, क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, यहाँ पर हम इस समीकरण के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे NaOH का एक्वस यानी कि जलीय विलयन में जब घोला जाता है तो Na+ OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। यहाँ पर एक हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा ऋण आयन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक NaOH एक क्षारक है। दूसरा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जब इसे हमने जल में घोला तो यह NH4+ OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। इस समीकरण में भी हम ये देख रहे हैं कि हमें OH नेगेटिव हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा ऋण आयन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षारक है। क्षारक के साथ साथ ये सभी क्षारक जल में घुल रहे हैं, तो यह सबसे अच्छे क्षार भी हो सकते हैं। नोट, जिसे हम एक पॉइंट के द्वारा समझ रहे हैं, यानी कि वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील का मतलब प्यारे बच्चों, जो जल के अणुओं के साथ घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील कहते हैं। और जो भी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह सभी क्षारक क्षार भी है। इससे हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।